दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले कुछ टाइम से रोहतक है एक वीआईपी शहर बना हुआ है। हर कोई रोहतक की तरफ भागा चला आ रहा है, कोई अपने प्रोग्राम करने लग रहा है, कोई कुछ करने लग रहा है, कोई कुछ करने लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे नेताओं के लिए रोहतक के एक शहर ने होकर एक मुक्ति धाम हो गया है, यानी हरिद्वार हो गया है कि वो आएंगे गंगा में डुबकी लगाएंगे और उनको उनके कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा पता नहीं क्या हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी नज़र डाल लेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे पहले अभय चौटाला जी थे, उन्होंने रोहतक के अंदर डेरा डाला। उसके बाद नायब सिंह सैनी जी थे, वो भी पिछले 10-15 दिनों के अंदर 3-4 बार आ चुके हैं। और 25 सितंबर को तो अभय चौटाला जी ने रैली देवीलाल जी की 112वें जन्मदिन पर रैली, एक सफल रैली का आयोजन भी किया था। और अब इसके बाद नायब सैनी जी और अमित शाह जी ने भी रोहतक में आने का वो किया, मतलब रोहतक में आए और लोगों के लिए उन्होंने काफ़ी योजनाएं, काफ़ी महत्वपूर्ण वो किए। कोई तो ये कह रहा है कि हम रोजगार बच्चों, यहाँ के जो बच्चे हैं बेरोजगार, उनको रोजगार देंगे। कोई ये कह रहा है कि हम किसानों के लिए ये फायदा करेंगे। कोई उनको 300 400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट देने लग रहा है। मतलब हर कोई रोहतक का भला करने की सोच रहा है। नहीं तो ये वही रोहतक हुआ करता है कि यहाँ पर कोई भी नेता आके झांका भी नहीं करता। और ये स्थिति हुई है दोस्तों 2024 के हरियाणा विधानसभा के चुनाव के बाद से। क्योंकि हरियाणा विधानसभा के चुनाव में जब कांग्रेस की अप्रत्याशित हार हुई तो उसका ठीकरा फूटा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर। क्योंकि सारा दारोमदार था जो इलेक्शन का टिकट वितरण का था या जो कुछ भी था वो भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर था। और उसमें भूपेंद्र हुड्डा जी की पार्टी को यानी कांग्रेस को हार मिली, वो सत्ता नहीं बना पाई। तो इससे न सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा जी को निराशा हुई, वो निष्क्रिय हुए, बल्कि जो सबसे ज्यादा दुख हुआ वो हुआ जाट कम्युनिटी को। क्योंकि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो जाट कम्युनिटी के नेता हैं और जाट कम्युनिटी के नेताओं को ये लगने लग गया कि अब जाएं तो कहाँ जाएं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता हुआ करते। तो इस चीज को समझते हुए अभय सिंह चौटाला जी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी रोहतक के अंदर। और रोहतक के अंदर न सिर्फ सक्रियता बढ़ाई बल्कि जो मजबूत वर्कर हुआ करते या और नेता हुआ करते जो भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी के करीबी हुआ करते, उनको भी तोड़ तोड़ के इनेलो में शामिल कर लिया। तो इसको देखते हुए फिर नायब सिंह सैनी जी हैं, वो भी सक्रिय, वो भी पिछले महीने में कई बार कभी सैनी संस्था की जो 75वीं वार्षिकोत्सव था उसमें आए, कभी विश्वकर्मा जयंती थी उसमें शामिल हुए, कभी किसी प्रोग्राम में, कभी किसी प्रोग्राम में। तो उन्होंने भी सोची। और ये सारा मामला था दोस्तों जाट कम्युनिटी के वोटों को हासिल करने का। क्यों? क्योंकि जाट कम्युनिटी के जो वोट है ना वो 30% है हरियाणा के अंदर और सबसे ज्यादा है। और लगभग वो 40 सीटों के ऊपर डिसाइडिंग फैक्टर है, यानी वो जिधर भी जाएंगे उसी साइड में सत्ता का रुख पलट सकता है। तो इस चीज को देखते हुए अभय चौटाला जी ने जो एक वैक्यूम पैदा हो गया था विधानसभा चुनाव के बाद और भूपेंद्र हुड्डा जी की निष्क्रियता के बाद, उसको उस वोट बैंक को हासिल करने की सोची और उसमें वो काफी हद तक सक्सेस भी होने लगे। लेकिन जब ये पार्टी हाईकमान ने, कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने देखा, इस चीज को समझा, तो उनके भी कान खड़े हुए। क्यों? क्योंकि उनको भी लग रहा था कि जाट कम्युनिटी अगर अभय चौटाला जी के साथ या और कहीं चलेगी तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस के लिए अगर भूपेंद्र हुड्डा जी जाट कम्युनिटी के लीडर हैं, अगर उनको बागडोर नहीं सौंपेगी तो बाकी जो नेता हैं जैसे शैलजा जी हैं या और दूसरे हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा वो है नहीं, ना तो उनके पास इतने ज़्यादा वोट हैं, ना इतने सपोर्टर हैं। हालांकि 2024 के चुनाव के बाद राहुल गांधी ने ज़्यादा थोड़ी सी ये अपनी कुमारी शैलजा जी है, इनको अहमियत देनी शुरू कर दी थी। तो इस चीज़ को देखते हुए जो कार्यकर्ता थे वो कार्यकर्ता भी कुमारी शैलजा जी की तरफ जाने लग गए थे। लेकिन थोड़ी सी भी पावर मिलते, यानी थोड़ा सा भी वो मिलते, कार्यकर्ताओं ने जो थोड़ा उनको सम्मान दिया, उन्होंने तो भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस का नेता मानना ही बंद कर दिया और करनाल में डिक्लेयर भी कर दिया था कि भूपेंद्र हुड्डा कोई नेता नहीं है। लेकिन सच्चाई ये भी है दोस्तों कि जाट सबसे ज्यादा है हरियाणा के अंदर, 30% है। और उन जाटों का नेता अगर कांग्रेस में जितने भी जाट हैं उनका अगर कोई नेता है तो वो है भूपेंद्र हुड्डा जी। तो इसी चीज को देखते हुए, उस स्थिति को वापस लाते हुए पार्टी हाईकमान ने यानी राहुल गांधी ने एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस की बागडोर सौंप दी भूपेंद्र हुड्डा के पास ऊपर। और भूपेंद्र हुड्डा के हाथों में बागडोर सौंपी, यानी एलओपी का जो पता, लीडर ऑफ अपोजिशन का भी, और जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष था वो भी उनका, यानी एक तरह से पूरी की पूरी सरेंडर कांग्रेस कर दी भूपेंद्र हुड्डा जी की तरफ। और भूपेंद्र हुड्डा जी की तरफ जैसे ये
कन्वर्ट हुआ, जाट पद उनको मिले, तो न सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा में थोड़ा जोश आया, बल्कि वो जो जाट कम्युनिटी थी वो फेडअप हो चुकी थी, उनमें भी एक तरह से नई हलचल शुरू हुई है। और वो जाट कम्युनिटी जो दोबारा से भूपेंद्र हुड्डा की तरफ रुख करने लग गए, और इस चीज़ का एहसास दूसरी पार्टियों को भी है, इनेलो को भी है, बीजेपी को भी है और दूसरी पार्टियों का। तो उसी हलचल को देखते हुए वो जो जाट कम्युनिटी का बेल्ट था, वोट बैंक है, उसी वोट बैंक को बनाए रखने के लिए, हासिल करने के लिए बार बार कभी अभय चौटाला जी आने लग रहे हैं, कभी नायब सैनी जी आने लग रहे हैं, कभी अमित शाह जी आने लग रहे हैं, ताकि जो वोट जो उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, बीजेपी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जो इनेलो की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो वापस उसी के अंदर रहे, बीजेपी के अंदर ही रहे या इनेलो की तरफ आए। लेकिन दोस्तों इस चीज में कोई भी दो राय नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा जाट कम्युनिटी का सबसे बड़ा लीडर है, और जितने जाट समर्थक भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ है, उतने न तो बीजेपी में और न ही जेजेपी का तो खैर छोड़िए, लेकिन जो अभी इनेलो पार्टी उसमें भी जाट कम्युनिटी के इतने ज्यादा नहीं है। और अब भूपेंद्र हुड्डा के सक्रियता बढ़ाने से जाट कम्युनिटी के अंदर भी थोड़ा सा ये आया है कि दोबारा से एक बार उनमें जोश आया है, और वो दोबारा से ये सोचने लग रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी को एक मौका और दिया जाए, और उनके साथ बढ़ने लग रहे हैं। और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा होती है। अब की बार 10 साल की इतनी ज़्यादा थी, अगर 10 साल में, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि 5 साल के बाद ही जो 2019 में चुनाव हुए थे, तब भी जनादेश बीजेपी के खिलाफ आया था, और उसके बाद अब जो 2024 के चुनाव में उसमें भी जिस तरह से पार्टी जीती वो सबको पता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब की बार जो 2029 के चुनाव होंगे उसमें तो बहुत ही मुश्किल है पार्टी के लिए। इसीलिए पार्टी ये भी सोच रही है, बीजेपी ये भी सोच रही है कि अगर जाट कम्युनिटी बीजेपी के साथ नहीं जुड़ती, और अगर वो जाट कम्युनिटी जुड़ जाती है इनेलो के साथ, तो वो ज़्यादा यूजफुल रहेंगे बजाय कि भूपेंद्र हुड्डा के। क्योंकि किसी जैसे पिछली बार जेजेपी ने अपना समर्थन दे दिया था 10-12 सीट आने के उसमें, और इसकी बीजेपी की सरकार बनवा दी थी। अगर इसी तरह इनेलो भी 10-15 सीट 12 सीट जो भी अगर जीतती है, तो उसमें भी उसका जो सहयोग है वो बीजेपी ये सोच रही है कि हम ले सकते हैं, और इसीलिए वो इनेलो को सहयोग भी करने लग रही है। और वो चाहती है कि भूपेंद्र हुड्डा की बजाय इनेलो ज़्यादा मजबूत बने, और इनेलो के साथ जाट कम्युनिटी के लोग ज़्यादा बने। लेकिन आगे क्या होता है, कैसे होता है दोस्तों, ये तो आने वाला टाइम है। लेकिन ये है कि अभी तो 4 साल है, लेकिन अगर 4 साल के अंदर सक्रियता बढ़ेगी, भूपेंद्र हुड्डा जी की सक्रियता बढ़ेगी, तो मैं ये समझता हूँ कि वो ज़्यादा उसमें रहेंगे, बेनिफिट में रहेंगे, और जाट कम्युनिटी को भी जो इधर उधर चिटकने लग गए थे वो भी रुकेंगे और भूपेंद्र हुड्डा के साथ रहेंगे। तो यही कारण है दोस्तों कि आजकल रोहतक में उसी जाट वोट बैंक के लिए कभी अमित शाह जी आने लग रहे हैं, कभी नायब सैनी जी आने लग रहे हैं, कभी ये अपने इनेलो का अभय चौटाला जी आने लग रहे हैं, और कुछ नहीं तो जो जेजेपी वाले हैं वो भी रोहतक के आसपास ही चक्कर काट रहे हैं। तो आजकल रोहतक इतना वीआईपी शहर बन चुका है, तो उसकी वजह अगर कोई है तो ये जाट वोट है, जाट वोट बैंक है, जो कि 30% है। उसी को हासिल करने के लिए आजकल रोहतक को वीआईपी शहर बनाया हुआ है। कोई तो उनको वो देने लगा, प्रोजेक्ट देने लग रहा है। अभी जो अमित शाह जी आए थे, उन्होंने भी एक साबर डेयरी का, अमूल डेयरी का एक नया प्रोजेक्ट दिया है, उसमें 350 करोड़ के आसपास का वो। और वो कह रहे हैं कि इसमें किसानों के लिए ये होगा, किसानों के लिए वो होगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा। खैर जो भी है दोस्तों, लेकिन ये है कि रोहतक का तो भला होना ही लग रहा है। जो भी आए, नायब सिंह सैनी जी आए या केंद्र का कोई नेता आए या कोई भी लगाए, प्रोजेक्ट लगाए, तो बच्चों को तो रोजगार मिलेगा, ये अच्छी बात है। अब इससे ये वो नहीं है कि वो जाट कम्युनिटी के बच्चों को रोजगार मिला, किसी भी कम्युनिटी के बच्चों को रोजगार मिले, रोजगार तो मिले कम से कम। अब भले ही वो जाट वोट बैंक के लिए प्रयास कर रहे हों, लेकिन कम से कम प्रयास करेंगे तो कुछ न कुछ रोहतक के लिए करके जाएंगे, और वो रोहतक के विकास के लिए, रोहतक के बच्चों के रोजगार के लिए, और रोहतक के किसानों के लिए या और व्यापारियों के लिए कुछ न कुछ तो बेनिफिट होगा ही होगा। तो ये अच्छी चीज़ है। मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले 4 साल में इसी तरह जो जाट लैंड है उसमें इन नेताओं का ध्यान रहे, भूपेंद्र हुड्डा का भी रहे, अभय चौटाला जी का भी रहे, और इधर से बीजेपी भी ये चाहे कि जाट लैंड के जितने भी किसान जो जाट कम्युनिटी के लोग हैं वो भी उनके साथ जुड़े। तो उसके लिए तो वो प्रयास करेंगे ही करेंगे दोस्तों। तो इस कारण मुझे लग रहा है कि आजकल रोहतक शहर इतना महत्वपूर्ण होने लग रहा है कि हर किसी की जो भी कदम है वो रोहतक की तरफ बढ़ते आ रहा है, और ये एक अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको मेरा ये विश्लेषण ठीक लगा होगा। अगर आपको
मेरा ये विश्लेषण ठीक लगा तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। और एक विशेष निवेदन ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा वीडियो देखा, आपने वीडियो देखने में टाइम लगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।